दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न है क्लास 10th जो हम अभी बताने जा रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको नज़र आ रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये प्रश्न आ सकती है। देखो इसको किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए याद करने का जो तरीका है उसको इस तरह से हम लोग याद करेंगे कि इस इतना बड़ा लाइन है, एक तो याद नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम याद कर सकते हैं छोटा छोटा ब्लॉक में बांट कर। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, तो यहाँ तक इसको हम कर लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, दूसरा स्टेप यहाँ, जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब इसको याद करने की बात आए तो इस तरह से हम लोग याद करें कि वस्तु विनिमय प्रणाली इस तरह से यहाँ हो गया, यहाँ से उस प्रणाली को कहा जाता है। देखिए 2 स्टेप में हम एक लाइन याद कर लिए। फिर है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे में दूध से दही बदलना, गेहूं से चावल बदलना, तेल से घी बदलना, इसी चीज़ को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आपको इस तरह से याद करना है। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु न देकर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। मौद्रिक प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे पास मुद्रा का आविष्कार नहीं था, उस समय हम लोग जो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, वस्तु दे करके वस्तु लेते थे। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन जब से मौद्रिक प्रणाली का जब आविष्कार हुआ, माने आविष्कार हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, तब उस समय से इस ढेर सारी कठिनाइयाँ जो है कि दूर हो गई। तो आपको याद कर लेना है कि मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, एक लाइन यहाँ से, जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए, 2 लाइन, जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु न देकर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। यहाँ से आपको याद करना होगा। उसके बाद एक लाइन ये है, इसको भी आपको याद कर लेना होगा। उसके बाद चलते हैं मुद्रा। मुद्रा की परिभाषा दें, पूछेगा कि मुद्रा की परिभाषा दें, तो हम लोग कह सकते हैं मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। इसे कहने का मतलब हुआ कि मुद्रा जब रहे, मुद्रा मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग पैसा कहेंगे। जब मुद्रा हमारे पास रहेगा तो दुनिया के हर चीज़ हम किन सकते हैं, हर चीज़, जैसे कपड़ा हुआ, घर हुआ, ज़मीन हुआ, बहुत सारे चीज़ किन सकते हैं। तो वहाँ हम सीधे इसको परिभाषा को दर्शा सकते हैं कि मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। देखिए ये 3 स्टेप में इसको याद हो जाएगा कि मुद्रा वह माध्यम है, पहला स्टेप। दूसरा, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं, देखिए ये अक्षर जो नज़र आ रहा है, इस अक्षर को आप याद कीजिएगा। ये भाषा को नहीं याद करना है। भाषा को याद करने में आपको जो है कि दिक्कत हो गई। जैसे देखिए, कहने का मतलब हुआ कि आप कोई व्यक्ति का नाम धरते हैं तो पहले उसको चेहरा देखते हैं, तब आप बताते हैं। चाहे ये हम हाथ में अभी पेन पकड़े हुए हैं, अगर जैसे ही इस पेन पर नज़र पड़े तो डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं क्या कि पेन है। उसी प्रकार इस भाषा जो है, वस्तुओं लिखा हुआ है और सेवाओं लिखा हुआ, तो वस्तुओं और सेवाओं को हम लोग दिमाग में हटाएंगे, इन किसको भाषा की हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं को इतना आप याद करिएगा ना, तो ये अप्रूपी ऑटोमेटिक आप ये 2 चीज़ जो है कि बोल दीजिएगा। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। जैसे सोने के सिक्के, कागज़ के नोट, सोने के सिक्के, कागज़ के नोट। उसके बाद एक और बचा हुआ है, साख क्या है।
साख क्या है? तो यहाँ से देखिए, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यहाँ आपको याद रखना होगा कि साख विश्वास या भरोसा, आपको याद कर लेना है विश्वास या भरोसा। जब विश्वास या भरोसा पे याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक लाइन आप बोल सकते हैं कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। ठीक उसी प्रकार देखिए, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है। देखिए विनिमय कार्य यहाँ पे आप याद कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक की लाइन आप बोल दीजिएगा। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप याद करिए, इसको दिमाग में हटाइए, आप रुपये बोलिएगा। जो निश्चित अवधि के बाद, निश्चित अवधि यहाँ आपको याद करना होगा, जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद, भुगतान यहाँ आपको याद करना होगा, भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। इसी तरह से आपको मेन पॉइंट याद करना होगा। जिससे एक हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं, याद करने का तरीका, जैसे याद करने का तरीका एक हम बताते हैं। जैसे अब हम हिंदी में एक थोड़ा सा ले लेते हैं शब्द, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तो आपको इतना लाइन नहीं याद करना है, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर आप एक मान लीजिए, उसके बाद 23 सितंबर 1908 यहाँ से इसे याद करना है। जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी। तो अब यहाँ जो है कि सिर्फ यही आपको याद करना है, यही आप एक लाइन बना दीजिएगा आराम से, याद रहे कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी याद हो गया। तब हम कह सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। एक लाइन आप बना दें। उसी प्रकार से ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं सबको मेन पॉइंट आपको याद करना होगा। आप रुपये ऑटोमेटिक जो है कि आप बहुत बड़ा प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद।